गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर एसिड बेस एंड सॉल्ट का। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ टर्म के बारे में। जैसे सबसे पहला टर्म है आज का सूचक। सूचक इसको बोलते हैं इंडिकेटर। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इंडिकेटर, ये क्या है? सूचक। देखेंगे यहाँ से भी एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो आज का स्टार क्या है? आज का स्टार है सूचक के बारे में। तो इंडिकेटर के बारे में हम लोग डिस्कस करके इंडिकेटर क्या है, ये कैसे काम करता है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, इंडिकेटर क्या है? जैसे कि हम लोग बाइक में, कार में इंडिकेटर लगा, वो क्या करता है? वो आपको एक पाथ बताता है, एक रास्ता बताता है कि आप इधर से जाएं, इधर से नहीं जाएं, या हम उधर जाना चाहते हैं, आप उधर हमें डिस्टर्ब ना करें या आप डिस्टर्ब ना हो, तो इस वगैरह। उसी प्रकार ये जो एसिड बेस और साल्ट में जो सूचक पढ़ते हैं, वो सूचक ये तय करता है आपको कि कौन सा अम्ल है और कौन सा अम्ल नहीं है, या कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, किस में अम्लता गुण है, किस में क्षारीयता गुण है। ये सभी बात पता चलता है किसके द्वारा? सूचक के द्वारा। अब सूचक क्या करेगा जो आपको पता चलेगा? तो कभी कभी क्या होता है कि सूचक जो है वो अपने रंग में, अपने गंध में परिवर्तन लाता है। जैसे कि आपने क्या, जैसे आपने रोटी 2 दिन रख दिया, रोटी से एक गंध आ गया तो आपने क्या समझा? रोटी खराब हो गया। सब्जी में गंध आ गया तो आपने क्या समझा? सब्जी खराब हो गया। तो उसे आप ये टेस्ट खराब, उसका टेस्ट स्वाद बदल गया तो आपने क्या समझा? वो चीज़ खराब हो गया। सेम टू सेम हम लोग को ये जानना है कि सूचक क्या करेगा, कि सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो अपने रंग और गंध में परिवर्तन लाकर, क्या बोले? सूचक जो है ये एक ऐसा पदार्थ है जो अपने रंग और गंध में परिवर्तन लाकर अम्ल की अम्लीयता और क्षार की क्षारीयता को स्पष्ट करता है। फिर से क्या बोले कि सूचक जो है वो एक ऐसा पदार्थ है, आप लिखेंगे इस बात को कि सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो अपने रंग और गंध में परिवर्तन लाकर अम्ल की अम्लीयता और क्षार की क्षारीयता को स्पष्ट करता है। तो ऐसे ही पदार्थ को क्या कहेंगे? सूचक। सूचक जो है वो कुछ सूचक प्राकृतिक होता है और कुछ सूचक मानव बनाता है, उसको मानव निर्मित या कृत्रिम सूचक कहते हैं। तो सूचक कितने प्रकार का होगा? सूचक जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक हो गया प्राकृतिक सूचक, और दूसरा कैसा हो गया? दूसरा हो गया मानव निर्मित सूचक। एक दूसरा हो गया मानव निर्मित सूचक। तो एक हो गया प्राकृतिक सूचक और एक हो गया मानव निर्मित सूचक। प्राकृतिक सूचक में आता है लिटमस पेपर। कौन आता है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर प्राकृतिक सूचक कौन हो गया? लिटमस पेपर। और मानव निर्मित सूचक जो है वो है आपका मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया, फिनोफ्थलीन। ये सभी कैसा है? ये सभी ये मानव निर्मित सूचक है। प्राकृतिक सूचक में लिटमस पेपर के अलावा जैसे हल्दी का पत्ता, गोभी का पत्ता, हरे गोभी का पत्ता, ये सभी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वो सभी उतना ज़्यादा वाइटल इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा यूज नहीं होता है। इस वजह से मेन कौन हो गया आपका? तो मेन हो गया आपका लिटमस पेपर। और ये जो लिटमस पेपर है ये एक समुद्री पौधा होता है जिसका नाम है लाइकेन। जैसे आप देखे हैं हम लोग के यहाँ चापाकल के बगल में वो काई लग जाता है, तो जैसा काई का पौधा वो तो बहुत छोटा निकलता है, ये थोड़ा सा लंबा समुद्री घास है और इसके पौधे का नाम है लाइकेन। लाइकेन। तो लिटमस पेपर किसका बनता है? ये लाइकेन के पौधे से बनता है। लाइकेन के, और ये कहाँ? ये समुद्री घास है, तो ये किससे बनेगा? लाइकेन के पौधे से बनता है। कौन? लिटमस पेपर। और इस लिटमस पेपर में हम लोग पिगामेंट डालते हैं। पिगामेंट का मतलब, पिगामेंट एक वैसा पदार्थ होता है जो कलर बनाता है। कलर। तो हम लोग लिटमस पेपर में पिगामेंट डाल के, कलर पिगामेंट डाल के, मतलब वर्णक डाल के उसको 2 रंग का बनाते हैं। तो लिटमस पेपर जो होता है वो 2 रंग का होता है। एक होता है नीला लिटमस, एक होता है नीला लिटमस, और एक होता है लाल लिटमस। एक कौन हो गया? लाल लिटमस। तो एक हो गया नीला लिटमस और एक हो गया लाल लिटमस। तो सबसे पहली बात, ये जो सूचक कितने प्रकार का? प्राकृतिक और मानव। प्राकृतिक सूचक में लिटमस पेपर किसका बना होता है? लाइकेन के पौधे का। लिटमस पेपर 2 प्रकार का, नीला लिटमस और लाल लिटमस। और ये जो मानव निर्मित सूचक है ये 2 प्रकार का, एक हो गया मिथाइल ऑरेंज और एक हो गया फिनोफ्थलीन। ठीक है, आप देखेंगे कैसे चेक करता है। यदि आप इसको बढ़िया से सुन के नोट्स बनाइएगा। यहाँ पे एक ट्रिक समझिए। एक ट्रिक है अनीला का छलनी
हरा गया। ये झूठ मूठ का एक ऐसे लिख दिए, क्या लिखे, अनिला का छलनी हरा गया। ठीक है, अब देखिए नीला लिटमस, ये अनिला अ का मतलब हो गया अम्ल, नीले लिटमस को लाल करेगा। अम्ल जो है समझिएगा, यदि अब मान लीजिए कि इस डब्बे में, ये एक डब्बा है, इसमें अम्ल है कि क्षार पता नहीं है, तो आपने क्या किया, नीले लिटमस पर भी डाल दिया और लाल पर भी डाल दिया। यदि नीला लिटमस लाल हो गया, इसका मतलब ये अम्ल है। ठीक है, तो इसका मतलब है अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल करता है, लेकिन लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है। फिर समझिए, आपसे ऐसा पूछेगा कि एक पदार्थ है, एक विलयन है, जिसको लाल लिटमस पर डाला गया और उस लिटमस पेपर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, रंग में परिवर्तन नहीं हुआ, तो बताइए वो पदार्थ क्या है। ऑप्शन ए अम्ल है, क्षार है, उदासीन है, इनमें से कोई नहीं। तो लाल लिटमस पर डालने से कलर में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब कौन है, अम्ल है, क्योंकि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करेगा, लेकिन लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो इसका मतलब फिर से समझिए, अम्ल जो है वो नीले लिटमस, अब ऐसे पूछेगा कि एक विलयन है जो नीले लिटमस को लाल करता है, बताइए वो विलयन क्या है, अम्ल है, क्षार है, कोई नहीं है, तो कौन होगा, वो अम्ल होगा। तो अम्ल, अनिला का मतलब अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करेगा, ओ नीला, अम्ल नीले लिटमस को लाल करेगा और लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो यहाँ पे पहला स्टार लिखिए, आप लिखेंगे, आप पहला स्टार है आज का, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन लाल लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता। कंप्लीट छलनी, छ से क्षार, ल से लाल को नीला करेगा, छ से क्षार, ल से लाल लिटमस को नीला करेगा। अर्थात क्षार जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। दूसरा स्टार लिखिए, क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, लेकिन नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है और नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो ये अनिला और ये छलनी, अनिला का मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल करेगा, और ये क्या है, क्षार जो है लाल लिटमस को नीला करेगा। ओके, और नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये किसको पढ़ रहे थे हम लोग, ये था लिटमस पेपर। ठीक, तो ये लिटमस पेपर के द्वारा आप समझ गए कौन अम्ल है कौन क्षार है। अब कौन हो गया, मिथाइल ऑरेंज। यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो गुस्से से हो गया लाल पीला, गुस्से से हो गया लाल पीला। एक ट्रिक याद रखेंगे कि मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज गुस्से से हो गया, कैसा हो गया, लाल पीला। इसमें कुछ टर्म है, समझिएगा, पहले लाल बाद में पीला, तो पहले अम्ल बाद में क्षार। समझिए, सबसे पहले ये समझिए कि मिथाइल का रंग कैसा होता है, कैसा होता है, ऑरेंज। मिथाइल देखिए ना क्या लिखा हुआ, ऑरेंज लिखा हुआ है, ये नारंगी कलर का होगा, हल्का सा पिंकी पिंकी होता है, पिंक कलर का। तो क्या हो गया कि ये जो आपका मिथाइल ऑरेंज, इसका रंग कैसा है, ऑरेंज कलर का। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, मिथाइल ऑरेंज जो है वो मानव निर्मित सूचक है। तीसरा पॉइंट है, मिथाइल ऑरेंज जो है ये क्या है, ये खुद एक दुर्बल अम्ल है। नहीं समझिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिथाइल ऑरेंज जो है ये खुद एक दुर्बल अम्ल है कि क्षार है, ये अम्ल है। फिनोप्थनील ये खुद अम्ल है, दुर्बल अम्ल है ये। तो क्या बोले हम लोग कि मिथाइल ऑरेंज क्या है, खुद एक दुर्बल अम्ल है। जो अब देखेंगे, अब इसमें ट्रिक क्या है, मिथाइल ऑरेंज गुस्से से हो गया। आप लाल पीला कैसे होते, खुशी से नहीं, दुखी, गुस्से से। तो गुस्से से क्या हो गया, लाल पीला। मिथाइल ऑरेंज गुस्से से हो गया लाल पीला। अब देखिए, लाल का मतलब हो गया पहले अम्ल बाद में क्षार। ठीक है, इसका मतलब मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज क्षार के साथ अभिक्रिया करके पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। फिर समझिए, मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लाल रंग देता है, और मिथाइल ऑरेंज क्षार के साथ अभिक्रिया करके पीला रंग देता है। ये तो हमने कहानी सुना दिया। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोलेगा मिथाइल ऑरेंज में एक द्रव डाला गया और मिथाइल ऑरेंज का रंग लाल हो गया, तो बताइए वो द्रव कौन है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मिथाइल ऑरेंज में एक द्रव X डाला गया और वो मिथाइल ऑरेंज सूचक का रंग लाल हो गया, बताइए वो X कौन है, अम्ल है, क्षार है, कोई नहीं, तो कौन होगा, अम्ल होगा, क्योंकि अम्ल को डालने पर लाल होता है। ठीक है, आप पूछेगा मिथाइल ऑरेंज में 2 बूंद एक विलियन डाला गया जो जिसका नाम Y है, और मिथाइल ऑरेंज का रंग जो है वो पीला हो गया, बताइए वो कौन है, तो वो कौन होगा, क्षार होगा। मिथाइल ऑरेंज में अम्ल मिलाने पर लाल होता है और मिथाइल ऑरेंज में क्षार मिलाने पर पीला हो जाता है। ठीक है, या तो क्या ये हम लोग क्या समझे, गुस्से से हो गया लाल पीला, तो
मिथाइल ऑरेंज एक वीक एसिड है, एक दुर्बल अम्ल है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ऑरेंज से लाल हो जाता है और क्षार के साथ अभिक्रिया करके ऑरेंज से पीला हो जाता है। कौन? मिथाइल ऑरेंज। अगला कौन है? फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन के बारे में सुनिए। फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन जो है ये, इसको कुछ जब आप किए बात की इसे तो ये खूब खुश हो गया। तो फिनोप्थलीन जो है ये पहले होता है रंगहीन, ठीक है, उसके बाद जब आपसे बात की तो ये हो गया गुलाबी गुलाबी। तो आप ट्रिक याद रखेंगे, फिनोप्थलीन हो गया रंगहीन से गुलाबी गुलाबी, फिनोप्थलीन हो गया रंगहीन से गुलाबी गुलाबी। फिर समझिए ट्रिक है इसका, फिनोप्थलीन हो गया रंगहीन से गुलाबी गुलाबी। बहुत खुश हो गया, हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग खुश हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। गार्डन, दिल मेरा गार्डन गार्डन हो गया, बचपन में हम लोग ऐसा बोलते थे। तो दिल गार्डन गार्डन, वही इसका हो गया। इसका दिल हो गया रंगहीन से कैसा? गुलाबी गुलाबी। मतलब क्या कि रंगहीन पहले कौन आता है? पहले आएगा अम्ल, ठीक है, और ये लास्ट बाद में कौन आएगा? क्षार। तो फिनोप्थलीन जो है वो कैसा द्रव है? वो रंगहीन द्रव है। तो यदि फिनोप्थलीन में अम्ल डाला जाए तो फिनोप्थलीन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यदि उसमें क्षार डाल दिया जाए तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? पहले था रंगहीन और आज क्या हो गया? आज हो गया गुलाबी। पहले कैसा था? पहले था रंगहीन और आज कैसा हो गया? गुलाबी। तो आपने क्या बोला? फिनोप्थलीन जो हो गया वो कैसा हो गया? रंगहीन से गुलाबी गुलाबी। फिर से, फिनोप्थलीन कैसा हो गया? रंगहीन से गुलाबी। मतलब यदि फिनोप्थलीन अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यदि क्षार से अभिक्रिया करेगा तो वो रंगहीन से गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ऐसे घुमा के पूछेगा आपसे कि फिनोप्थलीन एक द्रव है जिसमें फिनोप्थलीन में एक द्रव डाला गया, फिनोप्थलीन में एक द्रव डाला गया और फिनोप्थलीन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बताइए वो द्रव कौन है? तो वो द्रव कौन है? अम्ल है। फिनोप्थलीन में एक द्रव डाला गया, बाद में फिनोप्थलीन का रंग हो गया गुलाबी, तो बताइए वो द्रव कौन है? तो वो द्रव कौन है? क्षार है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या समझे? ये था पूरा का पूरा इंडिकेटर के बारे में, सूचक के बारे में, कंप्लीट। दूसरा स्टार हम लोग को पढ़ना है, दूसरा स्टार हम लोग को पढ़ना है वो है सक्रियता श्रेणी। हालांकि सक्रियता श्रेणी धातु अधातु में मिलेगा, लेकिन इसका यूज हम लोग यहाँ करेंगे, इसीलिए यहाँ पे 1 मिनट में हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। उसका नाम है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता का मतलब, इसका मतलब नाम है रिएक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिव सीरीज। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, ठीक है, या क्रियाशील श्रेणी, क्रियाशील श्रेणी या रिएक्टिव सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। हम लोग डिस्कस क्या करने जा रहे हैं? हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज को। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब, जैसे आपके पास बहुत सारे धातु हैं, जैसे आपके पास लिथियम है, सोडियम है, कॉपर है, Hg है, Au है, Ag, बहुत सारे हैं। तो आपको ये पता करना है कि इनमें से कौन अधिक सक्रिय है और कौन कम सक्रिय है, ये जानना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ हमारे केमिस्ट्री को 50% आसान बना देता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे केमिस्ट्री को 50% आसान बना देता है। तो ज़रा सा हम लोग कुछ 50% आसान करते हैं इसको, और ये आपको बहुत ज़्यादा मदद भी करता है समझने में केमिस्ट्री को। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझेंगे और इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? तो बोला गया कि आपने सभी धातु को उनके क्रियाशीलता के आधार पर सजाने से, सभी धातु को, आपके पास जो क्रियाशील धातु है, जिस धातु का आप जनरली, वैसे तो 118 120 धातु हैं, आप सबका यूज तो कर नहीं पाएंगे, तो आपने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट धातु जिसका आप यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा उसका यूज होता है केमिस्ट्री में, तो आपने वैसे धातु को जब उनके क्रियाशीलता के आधार पर, उसके सक्रियता के आधार पर, वो कितना ज़्यादा अभिक्रियाशील है उसके आधार पर जब आपने उसको सजाया तो आपको एक उदग्र श्रेणी प्राप्त हुआ। फिर से, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर सजाने से एक उदग्र श्रेणी प्राप्त होता है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। लिख दिया दूसरा पॉइंट। सक्रियता श्रेणी में जो धातु सबसे ऊपर आता है उसको अधिक सक्रिय, जो बीच में आता है उसे मध्यम सक्रिय, और जो सबसे नीचे में आता है उसको अक्रिय धातु कहते हैं, मतलब बहुत कम सक्रिय धातु कहते हैं। क्या बोले? जो धातु सबसे ऊपर में आएगा उसको अति सक्रिय या अधिक सक्रिय, जो उसके नीचे में आएगा उसको मध्यम सक्रिय, और जो सबसे नीचे में आएगा उसको बहुत कम सक्रिय
या कम सक्रिय उसको बोलेंगे। तो जब इसको सजाए तो इसके लिए हम एक ट्रिक लिखते हैं, जरा आप याद रखिएगा। ट्रिक ये है, बोलता है यहाँ पूरा ट्रिक लिखते हैं यहाँ से, लीक ना कर मेरे आरजू को, वरना फेंक दूंगा टीन और लेड को हाइड्रोजन पर। क्या बोलता है? लीक ना कर मेरे आरजू को, वरना फेंक दूंगा टीन और लेड को हाइड्रोजन पर। ठीक है, अर्थात ली से लिथियम, क से पोटासियम, के ना से सोडियम, कर से कैल्शियम, मेरे से मैग्नीशियम, आ से एल्यूमिनियम, जौ से जिंक, फ से एफ फेंक टीन SN, लेड PB, और उसके बाद कौन होगी? हाइड्रोजन। ये है, लीक ना कर मेरे आरजू को, वरना फेंक दूंगा किसको? टीन और लेड को। किस पे? हाइड्रोजन पे। अर्थात मेरे अंदर जो एक आरजू है, मेरे मन में जो एक बात है, उस बात को आप जो है लीक मत कीजिए। अगर आप लीक कर दिए तो हम आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे, हम आपको फेंक देंगे। आपको नहीं फेंकेंगे, हम टीन और लेड को फेंक देंगे। कहाँ फेंक देंगे? हाइड्रोजन पर फेंक देंगे। और बोला उसके बाद, इसके बाद बाकी सभी भारी, या उसको हम भैंस बोलते हैं, बाकी सभी भारी या भैंस है। उसके बाद जो भी ये सब भारी है, भैंस है, मतलब भैंस उसको क्यों बोल रहे? क्योंकि वो अक्रिय होता है, वो सक्रिय नहीं, वो अधिक सक्रिय, बहुत कम सक्रिय होता है। तो जैसे आप भैंस को देखते हैं ना, आप गाड़ी से जा रहे हो रोड पे, एकदम हॉर्न बजाते रहो, भैंस बोलेगा एकदम तुम मेरे ऊपर चल जाओ, हम साइड होने वाले नहीं है। सेम टू सेम कहानी है, लीक ना कर मेरे आरजू को, वरना फेंक दूंगा टीन और लेड को। कहाँ पे फेंक देंगे हम? हाइड्रोजन पर। उसके बाद कौन है? बाकी सभी क्या है? भारी है। अब कौन कौन भैंस है वो देखिए। अब जरा इसको हम सजाते हैं, देखिएगा। ये ऊपर से नीचे है, ऊपर से नीचे। देखिए पहले कौन है? लिथियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन होगा? एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं और ऊपर से लिखने की कोशिश करते हैं। ये तो आप हेडिंग दे दिए होंगे, तो यहाँ बगल में हम लिखते हैं, यहाँ ऊपर से जो सब आट जाएगा, ये इसका मतलब Li है। तो सबसे पहले कौन है? लिथियम, उसके बाद पोटासियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, जिंक के बाद कौन है? आयरन है, आयरन के बाद कौन है? आयरन के SN है, उसके बाद PB है, उसके बाद हाइड्रोजन है। कंप्लीट। अब देखिए हाइड्रोजन है, उसके बाद होता है कॉपर, Hg, Ag, Au, PB, Ag, Au, ये सभी। तो ये कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, ये कौन सा हो गया? ये चांदी हो गया, सोना हो गया। तो ये सभी जितने धातु हैं, ये हाइड्रोजन के नीचे वाले, इसको बोलते हैं भारी धातु। और ये है बहुत कम सक्रिय, बहुत कम सक्रिय। ये कैसा है? बहुत कम सक्रिय। और यहाँ से लिथियम से लेकर के सोडियम तक ये है अधिक सक्रिय। ये कैसा है? अधिक सक्रिय। और कैल्शियम से लेकर के यहाँ तक ये है मध्यम सक्रिय, मध्यम सक्रिय। इस चीज का यूज हम लोग एक बार और करेंगे, वो करेंगे हम लोग धातु में। इसका एक बार यूज करेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन, पहला चैप्टर में। क्योंकि जब हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक रिएक्शन होता है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो कहता है कि जैसे मान लो आप SP हैं, आप SP हैं, या आप DSP हैं, हम SP, भगवान न करे, आप SP हैं, हम DSP, और हम अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो जब आप आओगे तो क्या करेंगे? जो मेरा चेयर है हम उसे बैठे रह जाएंगे? नहीं, हम उस पर उठ जाएंगे। हम उठ जाएंगे तो आप आके वहाँ बैठ जाइएगा। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब हर एक सीनियर अपने से जूनियर को हटा के खुद जाके बैठ जाता है। हर एक सीनियर हर जूनियर को हटा के वहाँ बैठ जाता है। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अर्थात ऊपर वाला सीनियर है, नीचे वाला जूनियर है। तो हर एक सीनियर जो है लिथियम पोटासियम को हटाएगा, पोटासियम सोडियम को, सोडियम कैल्शियम को, कैल्शियम हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कॉपर को, इस तरीके से। मतलब हर एक ऊपर वाला नीचे वाले को हटाएगा। लेकिन यदि DSP चल जाए SP के ऑफिस में तो SP के कान पर जूं रेंगने वाला नहीं है। ये कहावत है बचपन का।
कान पर जू नहीं रेंगना, तो मुहावरा है कि मतलब कोई असर नहीं पड़ना। तो डीएसपी अगर एसपी के ऑफिस में जाए तो कोई ऐसे वो हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से, वो खड़े खड़े उससे बात करेगा और तुरंत निकल लेगा। सेम टू सेम कहानी क्या है, इसमें जो ऊपर है वो सीनियर धातु है, जो नीचे है वो जूनियर धातु है। तो सीनियर हमेशा क्या करेगा, जूनियर को हटाएगा। इसका यूज और भी आएगा, तो उस वहाँ भी हम लोग इसको देखेंगे। तो ये क्या था आपका सक्रियता श्रेणी। लीक न कर मेरे आरजू को वरना फेंक दूंगा लेड और टीन को, कहाँ पे, हाइड्रोजन पर। इसके बाद जो भी है वो भैंस है। भैंस भैंस कैसा है, कम सक्रिय है, मतलब इन सभी पर कोई असर नहीं पड़ता है, इन सभी धातु पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये होगी आपका कहानी। ओके, नेक्स्ट अगला हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल। अगला हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं पीएच स्केल। अब आप हेडिंग देंगे मेरे साथ, पीएच स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है इसका, ये है पीएच स्केल। ठीक है, देखिए पीएच स्केल क्या है। जैसे आप वो होता है ना स्केल जिससे हम लोग मापते हैं 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, भुजा उजा खींचते हैं ना 10th के मैथ में, ज्योमेट्री सब जो यूज करते हैं जी, वो स्केल। उस स्केल पे क्या होता है, अगर वो मीटर स्केल है तो उसमें मीटर में दर्शाया रहेगा, सेंटीमीटर स्केल है तो सेंटीमीटर में दर्शाया रहेगा, फुट वाला है तो फुट में दर्शाया रहेगा। उसी प्रकार ये एक ऐसा स्केल है जिस पर पीएच लिखा होता है। पीएच जो है, अब ये पीएच क्या है जरा देखिएगा। पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन केमिस्ट्री जो है इस पावर को का एक और नाम देता है पोटेंज। पोटेंज मतलब पोटेंशियल, ठीक है। तो हम उसको क्या लिख दिए, पावर। ये क्या है, हाइड्रोजन की शक्ति है। सबसे पहले जानिए पीएच का पूरा नाम क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब कौन सा जो यौगिक है, कौन सा विलयन है जो अधिक हाइड्रोजन देता है। जो अधिक हाइड्रोजन देता है उसमें एसिडिटी अधिक होगा, बेसिसिटी कम होगा। जो कम हाइड्रोजन देता है वो खुद आप समझ जाइएगा, उसमें एसिडिटी कम होगा, बेसिसिटी अधिक होगा। ठीक है, इसीलिए ये हाइड्रोजन की शक्ति है। ग्रेटर द पावर ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटर द एसिडिटी, लोअर द पावर ऑफ हाइड्रोजन लोअर द एसिडिटी। अर्थात जितना ज़्यादा उसको हाइड्रोजन देने की क्षमता होगी, आपने तो बोला है कि जितना ज़्यादा H+ आयन देगा उतना ज़्यादा एसिड होगा वो। उसी प्रकार आपने बोला पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो किसी भी विलयन के पास, सॉल्यूशन के पास जितना ज़्यादा हाइड्रोजन देने की शक्ति होती है उसका एसिडिटी उतना ही अधिक होता है। ओके, तो वही चीज़ है पीएच। तो पीएच का पूरा नाम क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन बुक सब में लिखता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वगैरह वगैरह। हमने क्या लिखा, पावर ऑफ। ये दिया गया था सोरेनसन के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा दिया गया था, सोरेनसन के द्वारा। ये पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया था, सोरेनसन के द्वारा। सोरेनसन का कहना हुआ कि किसी भी, कोई भी, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, मान लो एसिड है तो एसिड है जैसे HCl, तो ये क्या देगा, ये H+ देगा। मान लो बेस है NaOH, बेस मतलब क्षार, तो वो क्या देगा, OH- आयन देगा। दुइये को चीज़ तो मिलता है, H+ मिलता है, OH- मिलता है। जो ज़्यादा H+ देगा वो ज़्यादा एसिड होगा, जो ज़्यादा OH- वो ज़्यादा क्षार होगा। यही चीज़ जानते हैं, जो ज़्यादा H+ देगा वो ज़्यादा एसिडिक गुण होगा उसमें, जो ज़्यादा OH- देगा उसमें ज़्यादा क्षारीय वाला गुण होगा, बेसिक गुण होगा, वो ज़्यादा बेस वाला प्रॉपर्टी अपने अंदर स्टोर करेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि या तो H+ की बातें होंगी या तो OH- की बातें होंगी, तो ये वो चीज़ है ना। तो हम लोग सोरेनसन कहना होगा किसी, चाहे वो विलयन, चाहे वो सॉल्यूशन कोई भी क्यों ना हो, किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में H+, ये ऐसे लिखने का मतलब होता है H+ आयन की सांद्रता। ये जो लिखे हैं आप H+ बरका कोष्ट मत पढ़िएगा, इसको पढ़ते हैं H+ आयन की सांद्रता। क्या बोले, इसको क्या पढ़ते हैं, अभी हम पीएच स्केल को परिभाषित नहीं किए, अभी केवल पढ़ा रहे हैं। ये क्या है, H+ आयन की सांद्रता। तो सोरेनसन का कहना होगा किसी भी विलयन में, चाहे वो विलयन एसिडिक हो चाहे वो विलयन बेसिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी विलयन में H+ आयन की सांद्रता और OH- आयन की सांद्रता का गुणनफल हमेशा नियत होता है और उसका मान होता है 10⁻⁻14। ठीक है, क्या बोले, किसी भी विलयन में H+ आयन की सांद्रता और OH- आयन की सांद्रता का गुणनफल हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे मान लो कि x गुना y बराबर 12, तो क्या होगा, कभी x 12 हुआ तो y 1 हो जाएगा, x 3 हुआ तो y 4 हो जाएगा, x 2 हुआ तो y 6 हो जाएगा, x 4 हुआ तो y 3 हो जाएगा। सर ये दोनों बदलेगा लेकिन दोनों का गुणनफल हमेशा क्या होगा, 12।
वही कहना चाह रहे हैं, किसी भी सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन का और OH माइनस आयन के सांद्रता का जो गुणनफल होता है, कंसंट्रेशन, सांद्रता को बोलते हैं कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होगा और उसका वैल्यू कितना होगा 10 के पावर -14। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? ये कह रहे हैं सोरेनसन साहब। अर्थात जैसे H प्लस आयन अधिक होगा तो OH माइनस कम होगा, लेकिन गुणनफल इतना ही होगा। अगर बाय द वे H प्लस कम होगा तो OH माइनस अधिक होगा, लेकिन गुणनफल उतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ जो H प्लस आयन या OH माइनस आयन की जो सांद्रता है, उस सांद्रता का मात्रक होता है, सांद्रता का मात्रक होता है m। m का पूरा नाम है मोलारिटी। क्या नाम है? मोलारिटी। कहीं पर भी m लिखा रहेगा तो m का मतलब क्या? मोल। ये क्या है? किसका मात्रक? जैसे दूरी का मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक किलोमीटर, वैसे ही जैसे कि सांद्रता मतलब चीनी की मात्रा कितनी है सॉल्यूशन में। आप ये मत बोलो चीनी की मात्रा 1 पाव है, नहीं। सॉल्यूशन में चीनी की मात्रा या नमक चीनी की मात्रा, पानी दूध की मात्रा या उसमें HCl की मात्रा, इन सभी चीज़ को बतानी हो तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है केमिस्ट्री में, उसका नाम क्या? मोलारिटी। तो सांद्रता का मात्रक क्या हो गया? मोलारिटी। ओके, तो क्या बोला ये कि किसी विलियन में H प्लस आयन और OH माइनस आयन की सांद्रता का गुणनफल हमेशा कितना होगा? तो कितना हो गया? 10 के पावर -14। ओके, आप देखेंगे, आप जरा सा pH की परिभाषा लिखते हैं तो pH स्केल जो है ये एक ऐसा स्केल है जिस पर कुछ मान अंकित होते हैं और उस मान के द्वारा ये तय होता है कि वह जो विलियन दिया गया है वो अम्लीय है या क्षारीय है। क्या बोले? pH स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिस पर कुछ मान तय किया जाता है, जिसके द्वारा ये पता चलता है कि कोई भी विलियन अम्लीय है या क्षारीय है। वो जो विलियन है वो विलियन अम्ल जैसा बिहेव करेगा कि क्षार जैसा बिहेव करेगा या उदासीन होगा वगैरह वगैरह। तो ऐसा जो स्केल बनेगा उसी स्केल का नाम क्या है? pH स्केल। क्या नाम है उसका? pH स्केल। ओके, अगला स्टार, pH स्केल पर जैसे ये मान लो स्केल है तो इस पर जो है 0 से लेकर के pH स्केल पर 0 से लेकर के 14 तक मान अंकित किया रहता है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के 14 तक मान अंकित किया हुआ है। ओके, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे 13। इस प्रकार से क्या है? अंकित है। ठीक है, यही जो अंकित है मान, यही है pH मान। ये कौन सा मान है? यही जो 1 2 3 4 0 1 2 3 4 लिखे हैं, ये इसी मान का नाम क्या है? pH मान। ये जो अंकित किया हुआ यही क्या है? pH मान। ओके, अब देखेंगे तो सबसे पहली बात कि जिसका pH जितना अधिक होता है, इसका मतलब है जिसका pH जितना अधिक होता है, इसका मतलब है उसमें H प्लस आयन उतना ही कम है। क्या बोले? जिसका pH जितना अधिक होता है इसका मतलब है कि उसमें H प्लस आयन उतना ही कम है, और जिसका pH जितना कम होता है इसका मतलब है कि उसमें H प्लस आयन उतना ही अधिक है। तो जिसका pH जितना, फिर इस सब पॉइंट को लिखिएगा, जिस विलियन का सॉल्यूशन का pH जितना अधिक होता है उसमें H प्लस आयन की मात्रा उतनी कम होती है और उसकी अम्लीयता उतनी ही कम होती है। मतलब pH अधिक होने पर अम्लीयता कम होती है और क्षारीयता अधिक होती है। समझ रहे हैं बात को? जी। उसके बाद pH जितना कम होगा उसमें H प्लस आयन की मात्रा उतनी अधिक होगी और उसमें अम्लीयता का गुण उतना अधिक होगा और उसमें क्षारीयता का गुण उतना ही कम होगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ जो ये pH 7 है इसको बोलते हैं उदासीन बिंदु। क्या बोलेंगे? उदासीन बिंदु। इसका मतलब यदि किसी का pH 7 है तो वो विलियन कैसा होगा? अम्लीय की क्षारीय? नहीं, वो उदासीन होगा। इसका मतलब होता है pH 7 होने का मतलब उसमें देखिए ना, 7 7 14, इसका मतलब जितना उसमें H प्लस है उतना ही OH माइनस है। किसी भी विलियन का pH 7 होने का मतलब है जितना उसमें H प्लस होगा उतना ही उसमें OH माइनस होगा। तो जितना प्लस उतना ही माइनस, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो जब कैंसिल कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? उदासीन। ठीक है, अर्थात यदि किसी विलियन का pH 7 है तो वो कैसा होगा? उदासीन। और यदि 7 से कम है तो वो होगा अम्लीय। वो कैसा होगा? अम्लीय। यदि 7 से अधिक होगा तो वो कैसा होगा? क्षारीय। ये दो बात आपको समझनी है। यदि किसी विलियन का pH 7 है तो यदि किसी विलियन का pH 7 है इसका मतलब वह विलियन, वह सॉल्यूशन उदासीन होगा। वह जो एसिड है वो
उदासीन होगा। यदि pH का मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा। यदि pH का मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा। ओके, आप देखिए जरा, यदि pH का मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, यदि 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा। अब जरा देखिएगा, अगर pH का मान 7 हो गया तो pH बराबर 7, तो इसे आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं उदासीन। आप कह दिए। अब देखिए, 1 से लेकर के अगर pH 3 तक रहेगा तो वो प्रबल अम्ल होगा। कैसा होगा वो प्रबल अम्ल होगा। यदि pH 1 से 3 तक है तो वो प्रबल अम्ल होगा। यदि 4 से 6 के बीच में है तो वो दुर्बल अम्ल होगा। सर होगा अम्ल ही, लेकिन एक होगा प्रबल अम्ल और एक होगा दुर्बल अम्ल। यदि किसी विलयन का pH 1 से 3 तक है तो वो क्या है? प्रबल अम्ल है। 4 से 6 के बीच में है तो वो क्या है? दुर्बल अम्ल है। ठीक है, आप देखेंगे pH का मान यदि 8 से 10 तक हो तो ये दुर्बल क्षार है। इधर तो क्षारीय गुण होता है ना, तो वो क्या हो गया? दुर्बल क्षार। यदि 11 से 14 तक है तो वो क्या होगा? वो होगा प्रबल क्षार। प्रबल क्षार। अब एक बात समझिए, pH जितना कम अम्लीयता उतनी अधिक, pH जितना अधिक क्षारीयता उतना अधिक। pH कम अम्लीयता अधिक, pH अधिक क्षारीयता अधिक और अम्लीयता कम। ओके, तो ये इस तरीके से ये क्या था? pH स्केल। आप देखेंगे तो pH का मान कैसे निकाला जाता है? कहा गया कि pH को डिफाइंड करते हैं निगेटिव ऑफ log H प्लस आयन, निगेटिव ऑफ log H प्लस आयन। ठीक है, तो H प्लस आयन के निगेटिव लॉग को क्या बोले? H प्लस आयन के निगेटिव लॉग को क्या कहना होगा मेरा? H प्लस आयन के निगेटिव लॉग को क्या कहते हैं? pH कहा जाता है। क्या हम क्या बोल रहे हैं? H प्लस आयन के, H प्लस यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे आप वैसे ही कॉपी में लिखेंगे, H प्लस आयन के निगेटिव लॉग को pH कहा जाता है। pH कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ लॉग का गुण पढ़ना पड़ेगा। क्या बोले? H प्लस आयन के निगेटिव लॉग को, लॉग मतलब लघु गणक, लॉग का पूरा नाम है लॉगरिथम। 11th में पढ़ना है आपको। लॉग का पूरा नाम क्या है? लॉगरिथम। ये एक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है। तो लॉगरिथम, तो ये H प्लस आयन के निगेटिव लॉग को क्या बोलते हैं? pH कहा जाता है। तो pH का फॉर्मूला क्या बन गया? pH बराबर बन गया माइनस लॉग H प्लस आयन। कहीं कहीं बुक में log 1/H प्लस भी लिखता है, बात एक ही है, वो सब आपको नहीं सीखना है बेसिक चीज। pH बराबर हो गया माइनस लॉग H प्लस आयन। क्या बोले? माइनस लॉग H प्लस आयन। ठीक है, कभी कभी क्या करेगा, आपको H प्लस नहीं दे करके OH देगा, तो आप यहाँ पे OH नहीं रखेंगे, H प्लस रखेंगे, तो हम लोग वहां से H प्लस का मान निकालेंगे, सवाल करेंगे, क्लियर होगा वो। अब पहले यहाँ आइए, सुनिए लॉग। अब लॉग के बारे में जानिए। लॉग का पूरा नाम है लॉगरिथम। इसको हिंदी में कहते हैं लघु गणक। क्या बोलते हैं? लघु गणक। ठीक है, सबसे पहले लॉग एक ऐसा फंक्शन है जो पावर को उतार के पीछे गुना में लाता है। कुछ पॉइंट समझिए, लॉग एक ऐसा फंक्शन है जो पावर को उतार के गुना में लाता है। जैसे जैसे लॉग a के पावर b, तो इसको, ये पावर यहाँ पे है तो पावर को पीछे कर देगा, ये हो जाएगा b log a। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? b log a। अगर log के ये जो, जैसे आपने ऐसे लिखा, देखिएगा एक बार, log a बड़का a टू द बेस b, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं log a टू द बेस b। क्या सिखा रहे हैं? log a टू द बेस b। ये जो a है, a का मान मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं आर्गुमेंट। आप फटाफट लिखते चलेंगे। और ये जो b है इसका नाम है बेस। लॉग, इसको क्या पढ़ते हैं? log a टू द बेस b को log a टू द बेस b। a आर्गुमेंट है, b जो है वो बेस है। ये x ऐसे रख दिए तो ये x हो गया पावर। तीन चीजें हैं, एक आर्गुमेंट है, बीच वाला आर्गुमेंट है, ऊपर वाला पावर है, नीचे वाला बेस है। लेकिन हम लोग जो 10th में पढ़ेंगे वहां पे यदि कभी कभी जैसे log a के पावर x लिख दिए तो बेस तो नहीं है। अगर बेस लिखा रहे या ना लिखा रहे उससे मतलब नहीं है, बेस हमेशा होता है 10। लिखा रहे या ना लिखा रहे उससे कोई मतलब नहीं है, उसका मान कितना होता है? 10। उसका मान कितना होगा? 10। आप देखेंगे लॉग का, तो ये लॉग का क्या प्रॉपर्टी है? पावर को कहां लेके आता है? पीछे ला दिया। ये सब 2-3 को पॉइंट समझिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या समझे? यदि बेस में कुछ नहीं है तो कौन सा होगा? 10।
तीसरा गुण आपको समझना है कि यदि लॉग का आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर है, देखिए ना, दोनों को ए लिख दिए या हम दोनों को बी लिख दिए या हम दोनों को सी लिख दिए या हम दोनों को 10-10 लिख दिए या हम दोनों को 9-9 लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, अगर ऐसा लिख देंगे तो इसका मान हमेशा 1 होता है। क्या बोले? यदि लॉग का ये आर्गुमेंट है, ये बेस है, पावर नहीं है, पावर की बात नहीं कर रहे हैं, केवल आर्गुमेंट है और बेस है। यदि किसी लॉग का आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। यदि लॉग का आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर हो तो उसका मान कितना होगा? 1 होता है। ठीक है। और दूसरा बात, चौथा बात आप ये समझ के रखिए, जैसे लॉग ए है आर्गुमेंट, बी है बेस। आर्गुमेंट भी हमेशा पॉजिटिव होता है और बेस भी हमेशा पॉजिटिव होता है। लॉग का एक सबसे बड़ा गुण ये है कि लॉग का आर्गुमेंट और बेस दोनों हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उसका हाँ एक चीज हो सकता है कि उसका पावर निगेटिव हो सकता है। पावर जो है, यहाँ जो पावर लिखते हैं x, ये +1 -1 +3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आर्गुमेंट और बेस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। कंप्लीट समझ में आ रहा है? तो ये 3-4 ठो प्रॉपर्टी था। अब इस पे हम लोग को सवाल करना पड़ेगा। कंप्लीट। आप जैसे सवाल ऐसा देगा आपको, अब इसको सवाल से आपको क्लियर करना होगा। तो पहले एक स्टार आप और लिख दीजिए वहाँ पे कि यदि pH का मान 7 से कम है तो वो कैसा होगा? वो होगा आपका अम्लीय। यदि pH का मान 7 के बराबर है तो वो कैसा होगा? जल्दी बता दीजिए। उदासीन। यदि pH का मान ग्रेटर देन 7 होगा तो उसको क्या बोलेंगे आप? कैसा होता है वो? क्षारीय। ठीक है। अब कुछ सवाल देखिए, सवाल को 100% दिल से करेंगे आप। आपसे पूछेगा कि यदि किसी सॉल्यूशन, मतलब विलियन सॉल्यूशन में H+ आयन की सांद्रता 10 के पावर -3 m हो तो pH ज्ञात करें। pH ज्ञात करें। सवाल पूछा क्या? H+ आयन की सांद्रता 10 के पावर -3 हो, 3 m, m मतलब क्या? मोलारिटी। तो उसका क्या ज्ञात कीजिए? pH ज्ञात कीजिए। ओके, उसका क्या ज्ञात कीजिए? pH ज्ञात कीजिए। देखिए आप सॉल्यूशन में pH बराबर फॉर्मूला क्या दिए हैं? pH बराबर होता है -log H+ आयन। बोलिए आपको क्या खोजना है सवाल में? आपको खोजना है H+ आयन। तो खोजिए। तो आपको H+ आयन दिया है? दिया है। H+ आयन की सांद्रता दिया है 10 के पावर -3। इसी को यहाँ पे रख देना है तो होगा log H, इसके पावर में 10 के पावर -3। देखिए ये आर्गुमेंट है, ये पावर है, बेस नहीं है। बताए थे बेस नहीं हो तो क्या समझिएगा? 10 समझिएगा हमेशा। अब ये पावर उतर के कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। तो माइनस तो पहले से है, बगल में आ गया -3, इधर बच गया log 10, बेस में 10। आपको बताए थे यदि आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर हो, यदि आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर हो तो उसका मान कितना होता है? तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 गुना इसका मान हो गया 1, तो कितना हो गया? 3। तो pH का मान कितना निकल गया? pH का मान कितना निकल गया? 3। बोलिए अम्लीय की क्षारीय? अम्लीय। स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग वीक बेस, तो ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप pH निकाल सकते हैं। एक ऐसा पूछेगा आपसे, एक सवाल दिया है, सवाल ऐसे दिया है कि यदि किसी सॉल्यूशन में किसी विलियन में m/1000 H+ आयन का pH ज्ञात करें, या इसको एक और डाल देते हैं, इसे डालते हैं H+ आयन का pH। किसी विलियन में जो सांद्रता है वो इस प्रकार से दर्शाया गया है। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, आपको कंफ्यूज करने के लिए और कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात, सॉल्यूशन में H+ आयन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10,000 इंटू m, एकदम सही है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/10 के पावर 4, एकदम सही है। इसी को आप लिख सकते हैं 10 के पावर ऊपर जाएगा तो -4m। बोलिए यस कि नो? एकदम यस, पता चल गया। आप बताइए pH चाहिए ना, तो pH बराबर होता है -log H+ आयन
बेस में कुछ नहीं है तो 10 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस लॉग H प्लस के जगह पे 10 के पावर -4, कुछ नहीं है तो 10, ये 4 इधर आ जाएगा तो माइनस ऑफ -4 बगल में लॉग 10 बेस में 10, 10 10 का 1 हो गया तो 4 गुना 1 बराबर 4, पीएच का मान 4 आ गया समझ में। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि H प्लस दिया रहेगा तो हम पीएच बता देंगे। देखिए ना, जितना पावर था वही पीएच निकला। ठीक है, तो कभी कभी अब दूसरा सवाल देखिएगा, एक सवाल कैसे पूछता है, यदि देखिए क्या पूछेगा, यदि किसी सॉल्यूशन का, किसी विलियन का पीएच 5 हो तो H प्लस तथा OH माइनस की सांद्रता ज्ञात करें। सांद्रता ज्ञात करें, क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि किसी विलियन का pH 5 हो तो H प्लस तथा OH माइनस की सांद्रता ज्ञात करें। समझिएगा, इसमें दोनों चीज पूछ दिया, H प्लस भी पूछ दिया, OH माइनस भी पूछ दिया। आप गौर करो तो आपको पता चला होगा कि H प्लस आयन की सांद्रता बराबर होता है 10 के पावर माइनस pH। अगर आप बढ़िया से देखोगे तो 10 के पावर माइनस pH, तो pH कितना है, 5 है, तो 10 के पावर -5। ठीक है, pH कितना हो गया, 5, तो H प्लस कितना निकल गया, 10 के पावर -5, तो H प्लस तो निकल गया। अब क्या चाहिए, OH माइनस। तो हम लोग जानते हैं H प्लस गुना OH माइनस की जो सांद्रता का गुणनफल है वो 10 के पावर -14, तो H प्लस के जगह पे कितना रखेंगे, 10 के पावर -5 गुना OH माइनस बराबर 10 के पावर -14। बोलिए सही है। तो यहाँ से OH माइनस आयन की सांद्रता 10 के पावर -14 बटा 10 के पावर -5, ये -5 ऊपर जाएगा तो +5, 10 के पावर -14 + 5 कितना हो गया, 9 5 14, 10 के पावर -9 m, ये हो गया आंसर। आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से आप कभी भी H प्लस दे, OH माइनस दे, कुछ भी दे, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला एक सवाल आपके सामने हम ला रहे हैं। सवाल ऐसा है, यदि किसी विलियन में OH माइनस आयन की सांद्रता 10 के पावर -10 हो तो pH ज्ञात करें। देखिए इस बार H प्लस आयन नहीं दिया है, क्या दिया है इस बार दिया OH माइनस आयन, लेकिन pH निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, जल्दी चलिए आते हैं सॉल्यूशन में। अगर pH निकालनी हो तो हम लोग को क्या चाहिए, माइनस लॉग H प्लस आयन। क्या H प्लस आयन दिया है, नहीं दिया है, क्या दिया है, OH माइनस आयन। तो आपको क्या करनी है, यहां से सबसे पहले आप H प्लस आयन निकाल लेंगे। तो हमने आपको क्या पढ़ाया था, पढ़ाया कि H प्लस की सांद्रता और OH माइनस की सांद्रता का गुणनफल हमेशा कितना होता है, तो 10 के पावर -14। तो H प्लस निकालना है, OH माइनस के जगह पे 10 के पावर -10 बराबर 10 के पावर -14, ये उधर चला जाएगा तो H प्लस बराबर 10 के पावर -14 बटा 10 के पावर -10, जब ये ऊपर जाएगा 10 के पावर -14 + 10 तो बन गया 10 के पावर -4 m, निकल गया, H प्लस आयन निकल गया। अब इसी को, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है तो ये बन जाएगा माइनस लॉग 10 के पावर -4, बेस में कुछ नहीं है तो 10, वो -4 पीछे पलट के आ जाएगा, बगल में बच गया 10, बेस में 10, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 10 10 का 1, लॉग का आर्गुमेंट और बेस समान हो तो उसका मान कितना बताए हैं, 1, तो ये हो जाएगा आंसर 4। तो इसका pH कितना निकल गया, 4, ये हो गया आंसर। आप एक स्टार लिखिए, pH का कोई भी मात्रक या बीमा नहीं होता है, pH का कोई भी मात्रक या बीमा नहीं होता है। अगला स्टार लिखिए आप, pH का कोई भी मात्रक या बीमा नहीं होता है। क्या बताए, pH का कोई भी मात्रक या बीमा नहीं होता है। आया समझ में। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे किसके किसके बारे में, तो अभी हम लोग पढ़े कि सक्रियता श्रेणी क्या है, सूचक क्या है, उसके बाद पढ़े अभी pH स्केल क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर आधारित 2-4 सवाल का और बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपसे एक भी सवाल ना छूटे। ओके, थैंक यू सो मच।